Hello everyone, I am Shiva Mishra and I am delivering this lecture from the platform of Colonel Roy Defense Academy. In our previous videos, we have discussed the types of functions and we will continue this lecture in the very same manner. Okay. तो इससे पहले हम लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ फंक्शन में 3 फंक्शंस पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। अच्छा, एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है इसके बारे में कि y बराबर मॉड x अपॉन x, ये जो फंक्शन है यही सिग्नम फंक्शन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिग्नम फंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर x बराबर 0 है तो y बराबर क्या, 0 अपॉन 0, जो कि इनडिटर्मिनेंट है, डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन सिग्नम फंक्शन 0 पर डिफाइंड होता है। तो ये अगर जनरल फॉर्म कहीं आपको लिखा मिल जाए तो इसको सिग्नम फंक्शन नहीं कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए अब देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन कहता है कि जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू क्या देगा, 1। जब x लेस देन 0 होगा तो वैल्यू -1 देगा, और जब x 0 होगा तो वैल्यू 0 देगा। मतलब x की कोई भी बड़ी वैल्यू ले लीजिए। अगर SGN सिग्नम ऑफ x लिखा है और x अगर जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है, बड़ी वैल्यू है, तो ये वैल्यू 1 देगा हमेशा। अगर सिग्नम ऑफ x अगर x लेस देन 0 है तो -1 देगा, और सिग्नम ऑफ 0 कितनी वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब x ग्रेटर देन 0 1, लेस देन 0 -1, x बराबर 0 पर 0। चलो इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे और डोमेन रेंज डिस्कस करेंगे। इसका ग्राफ कैसे डिस्कस करेंगे, देखो x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ये 1 y बराबर 1 लाइन है, ठीक है। यहाँ पर 0 पर वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए गोला बना रहे हैं, है ना। 0 पर क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी, डॉट बना दिए। और जब x लेस देन 0 होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। समझ में आ गया होगा। जब x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। जब x लेस देन 0 है तो वैल्यू -1 दे रहा है। ये y बराबर -1 लाइन, ठीक है। और जब x बराबर 0 है तो 0 वैल्यू दे रहा है। इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, अगर डिस्कस किया जाए डोमेन और रेंज की बात की जाए तो डोमेन एकदम सिंपल, पूरा रियल नंबर। पिछले लेक्चर्स में बताया गया है कि x एक्सिस में जहाँ जहाँ भी फंक्शन डिफाइन होता है वो डोमेन के पॉइंट्स होते हैं। तो x एक्सिस पे हर जगह, चाहे x लेस देन 0 हो, x इक्वल्स टू 0 हो, या x ग्रेटर देन 0 हो, हर जगह डिफाइंड है। तो डोमेन क्या हो जाएगी, पूरी रियल नंबर R हो जाएगी। वहीं रेंज की बात की जाए तो y एक्सिस पर देखो किस किस वैल्यूज़ पे फंक्शन है। तो y बराबर -1, y बराबर 0 और y बराबर 1, 3 पॉइंट्स हैं। तो रेंज के अंदर इसके 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, -1, 0 और 1। एकदम क्लियर होना चाहिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, यहाँ से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, देखो इसके नाम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होती है और बहुत क्लियर भी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि ये एक इंटीजर वैल्यू देगा। पहली बात देगा इंटीजर वैल्यू, और कैसा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है, 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऐसे बॉक्स बना है कहीं ये, तो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है ये। तो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.999 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.4 कितना होगा, ऐसे हम डिस्कस करेंगे कुछ। तो जितनी भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं, इनसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, जैसे 2.3 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2 है। देखो कैसे, 0 है, 1 है, 2 है, रियल लाइन में यही है। यहाँ 3 है, यहाँ कहीं पर 2.3 होगा। अब 2.3 से छोटा और सबसे बड़ा, देखो इससे पहले जितने भी आ रहे हैं उन सब में 2 सबसे बड़ा है ना। तो 2.3 से छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो क्या देगा, वैल्यू देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर बात करें इंटीजर की वैल्यू, तो इंटीजर का इंटीजर ही होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन इंटीजर इज एन इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कितनी होगी, 3 वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह अगर 0.9999 की बात की जाए तो 0.99 कहीं यहाँ पर आएगा,
बहुत क्लोज, 1 के बहुत क्लोज आएगा 0.9 है। इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 0 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब निगेटिव साइन की बात कर लेते हैं। अगर निगेटिव में लिखा है -3.4, कहीं यहाँ देखो आएगा -1 है, -2 है, -3 है, और यहाँ कहीं आएगा -4, और इसके बीच में कहीं यहाँ आएगा -3.4, है ना। तो अब -3.4 से छोटा, -3.4 से छोटा क्या होगा? -4 होगा। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि जैसे इसमें सब होता है 2.3 में 2 आ जाता है, 0.9 में 0 आ जाता है, ऐसे ही माइनस वाले में भी -3.4 है तो 3 लिख के चले आते हैं, -3 लिख के चले आते हैं। ये गलत हो जाता है क्योंकि -3 से बड़ी वैल्यू, इससे छोटा वैल्यू चाहिए हमको, तो -4 इसका आंसर होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे और इसका डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ डिस्कस करने के लिए हमको पॉइंट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब हम आपसे पूछें अगर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 की वैल्यू क्या होगी। सबको पता है ये एक इंटीजर है और इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। तो देखो 0 पर जब x 0 होगा तो 0 ही वैल्यू मिलेगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 कह दें तो तब भी 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 कह दें तब भी 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसी तरह 0.999 कह दें तो तब भी 0। मतलब 0 से लेकर के 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा। और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। मतलब 0 से 1 के बीच में जितने भी आएंगे उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ से यहाँ एक लाइन बना रहे हैं, ये 0 से 1 के बीच में जितने भी आएंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 0 ही होगा। 1 पर नहीं मिलेगा, इसलिए 1 पर क्या एक एरो बना दिए। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा। तो जब 1x होगा तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। सेम इसी तरह 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.999 का 1.1 हो, 1.2 हो, ऐसे 1.999 हो, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 ही आएगा, है ना। तो 1 से लेके 2 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2 होगा, इसलिए 2 पर एरो बना दिया और 2 के लिए यहाँ मिल जाएगी वैल्यू। 2 से 3 के बीच के लिए सेम वही चीज़, 3 के लिए फिर ऊपर। ऐसे ही इधर भी आ जाओ, 0 से छोटा जितना भी होगा सबके लिए -1 मिलेगा, -1 से 2 के लिए -2 मिलेगा, ऐसे ही मिलता चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए एरो अलग बना दीजिए। इसका ग्राफ देख रहे हैं, कितना बढ़िया ग्राफ बन गया है। अब देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ऐसे चढ़ते चले जाइए, सीढ़ी बन गई, छत पे चले जाइए। अब आप इस सीढ़ी की वजह से ही इस फंक्शन का नाम भी होता है स्टेप फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे, या फिर स्टेप फंक्शन कहेंगे। ठीक है। इसका डोमेन देखना है, रेंज देखना है। तो डोमेन देखो, एक्स एक्सिस पर कोई भी एक ऐसा पॉइंट बच रहा है क्या? हर पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर मिल जाएगा, इसलिए इसकी डोमेन पूरी क्या हो जाएगी? रियल नंबर हो जाएगी, या आर। अच्छा, रेंज देखो जरा, रेंज क्या हो जाएगा जरा देखो। -3 के सामने तो मिल रही है लाइन, पर -2 से 3 के बीच में नहीं मिल रहा है। -2 पे मिल रहा है, -1 पे मिल रहा है, 0 पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, मतलब सारे इंटीजर पॉइंट्स पे मिल रहा है बस। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो सारे इंटीजर पॉइंट्स हो जाएंगे, ऑल इंटीजर पॉइंट्स। इनको आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका डोमेन और इसका रेंज। अच्छा, आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n कर दिया जाए, वेयर n इज एन इंटीजर, n क्या हो? एक इंटीजर हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n। ये एक प्रॉपर्टी भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद।
अब हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आएंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है। फ्रैक्शनल फंक्शन होता है y बराबर दिस, करली ब्रैकेट ऑफ x के अंदर लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल x। ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। कितनी होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि अगर कह दे 1.2 लिखा है तो इसका फ्रैक्शन कितना है? 0.2 है। फ्रैक्शनल पार्ट ये होता है बस। ठीक है, वो समझना है हमको कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या है किसी भी नंबर का, वही ये फंक्शन डिफाइन करता है। जैसे 0 अगर लिखा है, 0 लिखा है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0 ही होगा। कोई भी इंटीजर लिखा है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, है ना। अगर जब पॉइंट के अंदर कुछ लिखा होगा 1.33 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.33। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसी तरह से अगर 0 का फ्रैक्शनल कितना होगा? 0 खुद होगा। तो 0 से 1 के बीच में जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? दिस। 1 का फ्रैक्शनल 0, अगर कहते हैं फ्रैक्शनल ऑफ 1 कितना? 0, 1 पर फिर 0 मिल जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता चला जाएगा हमेशा। देख रहे होंगे आप कि इसकी वैल्यू जो है, ये जो 1 है, ये 1 पॉइंट है y एक्सिस पर, तो इस पॉइंट से कभी ऊपर नहीं जा रही, हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे 0.1 है तो 0.1 का फ्रैक्शनल 0.1 खुद आ जा रहा है, 0.2 आएगा यहाँ पे। इसी तरीके से 0.9999 का फ्रैक्शनल कितना आ जाएगा? 0.99 आ जाएगा। 1 का कितना आएगा? 1 का फ्रैक्शनल 0 आ जाएगा, तो 1 का फ्रैक्शनल स्वयं 0 पर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे बनाया गया। 1 पे एरो कर दिया गया है, 2 पे एरो कर दिया गया है, 3 पे ऊपर एरो लगा दिया गया। एरो लगा दिया का मतलब वहाँ पर पॉइंट मिल नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये है फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ। अगर इसका डोमेन और रेंज लिखना हो तो डोमेन तो देखो पूरा पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रेंज की बात करें तो y एक्सिस में देखो 0 से 1 के बीच में ही वैल्यूज मिल रही हैं, बस 0 से 1 के बीच में मिल रही हैं और कहीं नहीं मिल रही हैं। तो इसका रेंज लिखना है तो 0 to 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी ओपन ब्रैकेट कर दो क्योंकि 1 नहीं मिलेगा कभी। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन और रेंज। फ्रैक्शनल फंक्शन डिस्कस हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं फंक्शन का और फिर डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे आज। अब डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन फंक्शन। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन हो fx और gx। लेट कर लेते हैं, लेट f एंड g बी टू फंक्शंस। दो फंक्शन है हमारे पास, fn लिख दिया मतलब फंक्शन है। ठीक है, f की डोमेन d1 है, हम मान के चल रहे हैं, और g की डोमेन क्या है? d2 है। d1 डोमेन है f की, d2 डोमेन है g की। देन सम ऑफ दीज फंक्शंस कितना होगा? मतलब दो फंक्शन है f और g, उन दोनों का सम कितना होगा? जोड़। और सब्सट्रैक्शन कितना होगा? उन दोनों का सब्सट्रैक्शन, सम, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होगा दो फंक्शंस का। यही हम आगे पढ़ने वाले। अब देखिए f प्लस प्लस हो या माइनस, ठीक है, अलग अलग केसेस दोनों में, एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस। f प्लस माइनस gx जो होता है, ये दोनों फंक्शंस को अलग अलग जोड़ दीजिए और अलग अलग सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, वही। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f इंटू जी एक्स जो होता है, f इंटू जी ऑफ x, है ना, इसको लिख सकते हैं fx इंटू जी ऑफ x। ठीक, अगर f अपॉन जी ऑफ x है तो इसको लिख सकते हैं fx अपॉन जी ऑफ x, लेकिन एक शर्त है कि gx कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर gx जीरो हो गया तो ये 1 अपॉन fx अपॉन जीरो हो जाएगा, और ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, सबको पता है कि अगर अपॉन में जीरो आ जाए तो ये डिफाइंड नहीं होता, इसलिए gx कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बेसिक लॉजिक है, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर ये ऑपरेशंस आपको समझ में आ रहे हैं तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि fx गिवन है 3x स्क्वायर, gx गिवन है 4x प्लस 5। हमें निकालना है f प्लस gx, f माइनस gx, f इंटू gx और f अपॉन gx। चारों चीज़ें निकाल दी। बहुत आसान है, देखो यहीं पे हम एक एक लाइन में लिखे दे रहे हैं। ये क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, fx को और gx को अलग अलग जोड़ दिया जाए तो fx कितना है? 3x स्क्वायर
प्लस ऑफ 4x प्लस 5 प्लस हो गया, माइनस करना है तो 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 5 माइनस हो गया, अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3x स्क्वायर इंटू 4x प्लस 5, डिवाइड करना है तो 3x स्क्वायर अपॉन 4x प्लस 5, ये तो लिख देंगे हम, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको वेयर 4x प्लस 5 नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है x नॉट इक्वल्स टू -5/4, x कभी भी -5/4 नहीं हो सकता है ना। तो ये हो गए हमारे ऑपरेशंस ऑफ द फंक्शंस, fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx। अब यहीं पर एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए f की डोमेन d1 है, g की डोमेन d2 है, तो f प्लस g की डोमेन क्या होगी, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी d, वो हो जाएगी d1 इंटरसेक्शन d2। क्या हो जाएगी, d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब f1 की जो डोमेन है और सॉरी f की जो डोमेन है और g की जो डोमेन है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन आपको पढ़ाया गया है सेट थ्योरी में, है ना, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख के आइए, उसमें सेट थ्योरी पढ़ाई गई है। तो d1 इंटरसेक्शन d2 ये किसका डोमेन हो जाएगा, f प्लस g का, f माइनस g का, दोनों का यही होगा। f इंटू जी का भी सेम ही होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, f अपॉन g का भी सेम ही होगा, d1 इंटरसेक्शन d2। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, एंड एक चीज और जोड़ देना है कि gx नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे उसमें आया ना x नॉट इक्वल्स टू -5/4, तो d1 इंटरसेक्शन d2, और ऐसे लिख देंगे कि जो x आएगा वो इसके बराबर नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारे जो ऑपरेशन ऑन फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस को जोड़ना घटाना। अभी तक हम लोग नंबर्स का जोड़ घटाना सीख रहे थे, अब फंक्शंस को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो वो हम सीख लिए हैं। f और g अगर दो फंक्शंस गिवन हो, दोनों को जोड़ेंगे तो उनका डोमेन क्या आएगा, दो फंक्शंस को माइनस करेंगे तो उनका डोमेन क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे कुछ और चीज डिस्कस करते हैं फंक्शंस की। चलिए, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1-1 फंक्शन। कुछ अलग फंक्शंस हैं, अभी तक जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे वो अलग थे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं 1-1 फंक्शन क्या होता है। 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव मैप भी कहते हैं इसको। ये एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, सेट ए से सेट बी पर एक रिलेशन ही है फंक्शन, जहां पर ईच एलिमेंट क्या हो। तो अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर। मान लिए कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। सेट बी में m एलिमेंट्स, और सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन है f। तो फंक्शन f जो है ये इंजेक्टिव कब कहलाएगा, इसकी कंडीशन है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स हो, मान लो यहाँ पे x1 x2 कोई दो एलिमेंट है, इसकी इमेज है f ऑफ x1 f ऑफ x2, ठीक है, ये इन दोनों की इमेजेस मान लो, है ना। तो अगर इफ f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो जाए, दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू a। क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि पहली बात तो डेफिनेशन ये है कि सेट ए के जितने डिफरेंट एलिमेंट्स हों उनकी डिफरेंट इमेजेस मिले, यही 1-1 फंक्शन है। जैसे कि x1 की इमेज अगर एक बार f ऑफ x1 मिल गई, तो अब कोई और एलिमेंट की इमेज f ऑफ x1 नहीं होनी चाहिए, हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो, तो वो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का है, कोई दो इमेजेस अगर आपस में बराबर हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होने चाहिए, यही कंडीशन है। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज x1 बराबर x2। ये होता है 1-1 फंक्शन को चेक करने के लिए, है ना। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लें आपके सामने, y इज इक्वल्स टू x, ये f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। क्या ले लिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 एक फंक्शन है, हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1-1 होगा कि नहीं होगा,
ठीक है। तो 1 1 होगा कि नहीं होगा ये कैसे चेक करेंगे, तो कोई दो एलिमेंट्स ले लो, मान लिया लेट किया x1 x2 बिलोंग्स टू f के अंदर है, इसमें है, इसकी डोमेन में है, डोमेन ऑफ f बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ठीक है। और ये मान के चलें कि f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर, तो लेट कर ले कि f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो f ऑफ x1 कितना होगा, x1 प्लस 2 होगा, ये किसके बराबर होगा, x2 प्लस 2, f ऑफ x2 कितना होगा, x2 प्लस 2 के बराबर होगा। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जरा देखो, ये 2 2 कैंसिल, तो क्या मिला, x1 इज इक्वल्स टू x2 मिल गया। बताओ, दो इमेजेस आपस में बराबर लेकर चले, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर चले, हमें मिल क्या गया, x1 बराबर x2 मिल गया। इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन था ये कैसा फंक्शन था, 1 1 फंक्शन। समझ में आ गया होगा कैसे चेक करते हैं, है ना। अब कोई भी f ऑफ x1 x2 कोई भी दो एलिमेंट है, इन जनरल एलिमेंट हम लेके चले तो सारे एलिमेंट्स के लिए ये बात सही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन था ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब देखो यहां पर है, मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो m है, m n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू m। बताना आपको है कि n क्यों छोटा होगा हमेशा m से, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर, ठीक है। ऐसा होना क्यों जरूरी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A हमेशा छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B के, ये आपको कमेंट करके बताना है। लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा, जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसमें उसको रिप्लाई भी मिलेगा, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं, ये जो 1 1 फंक्शन की बात कर रहे थे, इसको ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे, ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे। कोई फंक्शन आपको दिया हो, तो अगर आपका ग्राफ पता है, चलिए एक सिंपल सा फंक्शन ले लें, जितना पढ़ाया उतने में ही देखते हैं, ठीक है। जितना पढ़ाया अभी तक हमने एक फंक्शन पढ़ाया y बराबर x पढ़ाया एकदम, तो y बराबर x ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ यही होता है y बराबर x लाइन, ठीक है। अब अगर y बराबर x लाइन है, ये ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ आपको पता था। अगर ये ग्राफ आपको पता है, हमको सिर्फ ग्राफ पता है, कुछ नहीं पता, चेक करना है होगा कि नहीं होगा 1 1। कैसे चेक करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करो x एक्सिस के पैरेलल, कहीं से भी आपका जहां से मन करे, मान लीजिए नीचे से मन कर रहा है, यहां से कहीं से भी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अगर ये लाइन कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे, देखो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं होते हैं उन फंक्शंस को कहते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शंस 1 1 नहीं होते उनको कहते हैं मेनी वन फंक्शंस। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेनी वन फंक्शन क्या होता है। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा, मेनी वन होगा। सीधे हम कह सकते हैं नॉट 1 1, नॉट 1 1। सेम चेक करने का तरीका है, वही करेंगे। f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर चलेंगे। अगर हमें ये मिल गया x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो हम कह देंगे फंक्शन कितना है, मेनी वन। एकदम सिंपल सी बात हो गई। अगर x1 बराबर x2 मिल जाता तो हम कह देते फंक्शन कितना है, 1 1 है। क्लियर हो जाती बात। अगर मेनी वन फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है मेनी वन, है ना, y बराबर x स्क्वायर ले लो, ये एक मेनी वन फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मेनी वन फंक्शंस हैं, ठीक है। और ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x एक्सिस, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर जाए, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर जाए तो क्या कह देंगे, मेनी वन फंक्शन कह देंगे। मान लीजिए एक ग्राफ है, ये छोटा सा बना रहे हैं, पैराबोला है ये, इसको देखो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ था, ये जो फंक्शन था fx, ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है। कैसा है, मेनी वन है, 1 1 नहीं है। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर है बात। तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है, एकदम क्लियर है। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन।
या फिर इसको सरजेक्टिव मैप भी कहते हैं। अच्छा, मैप लिखूं या फंक्शन, बात सेम ही है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर एक जगह फंक्शन लिख रहे हैं एक जगह मैप, मैप कहूँ या फंक्शन बात एक ही है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव मैप कभी भी आ जाए तो क्या होता है सरजेक्टिव मैप, सेम पहले वही चीज डिस्कस करेंगे। सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, सेट ए में n एलिमेंट्स है, सेट बी में m एलिमेंट्स, ठीक। तो f जो है सरजेक्टिव कब कहलाएगा, चलो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ही x1 x2 या छोटो नंबर्स में तुम लोग को ज़्यादा समझ में आता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं, तो 1 2 3 और 4 4 एलिमेंट्स ले लिए। इसमें हम एलिमेंट ले रहे हैं 1 3 5 और 7। 1 1 से रिलेटेड है, ठीक है। 2 5 से रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड, ठीक। 3 जो है 3 से रिलेटेड है, 4 7 से रिलेटेड। ऐसे हो गया, ये एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब देखो सरजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं, देखो ये डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है ना। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी की इमेजेस हो जाएं, कोई एलिमेंट यहाँ बचना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर हम एक और एलिमेंट 9 जोड़ दें तो अब इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सरजेक्टिव नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट बच गया। समझ पा रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हो सब किसी ना किसी की इमेजेस हों, है ना। जैसे 1 किसकी इमेज है, 1 की ही इमेज है। 3 किसकी इमेज है, 3 की इमेज। 5 किसकी इमेज है, 2 की इमेज है। 7 किसकी इमेज है, 4 की इमेज है ना। तो सबके लिए एक प्री इमेज मिल रही है, ये कह सकते हैं ना, सारे के लिए, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी के, इसके लिए क्या मिले, प्री इमेज मिले। तो हम इस तरह के फंक्शंस को क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी यही है कि अ फंक्शन एफ ए टू बी, सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन है, इसको सरजेक्टिव फंक्शन कहेंगे इफ एवरी बी बिलोंग्स टू बी, मतलब कोई भी एलिमेंट बी सेट का कोई भी एलिमेंट हो, हर एलिमेंट के लिए एक इस एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सेट ए में। देखो 3 के लिए क्या एक 3 एग्जिस्ट कर रहा है ना सेट ए में, है ना, सच दैट एफ ऑफ 3 बराबर 3, सच दैट बी बराबर एफ ऑफ ए हो जाए। मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए सच दैट एफ ऑफ ए बराबर बी हो जाए। इसको, ये डेफिनीशन है, बहुत सिंपल डेफिनीशन है और बहुत लॉजिकली समझोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगी कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए बस। अगर एक भी बच गया तो वो क्या हो जाएगा, सरजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे 1 फंक्शन में एक ट्रिविया था, या ऑन टू फंक्शन में भी एक ट्रिविया है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए होगा हमेशा ग्रेटर होगा सेट बी के एलिमेंट से, या तो बराबर होगा। क्यों, आपको कमेंट करके आंसर देना है इसको, ठीक है। चलिए अब अभी डिस्कस करेंगे, लास्ट में आपको आंसर बता दिया जाएगा। अब देखिए, अब समझ में आ गया होगा क्या होता है ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं और 1 फंक्शन क्या होता है। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, जैसे 1 नहीं था तो मेनी 1 हो गया, ऑन टू नहीं है तो सरजेक्टिव नहीं होगा, नॉट सरजेक्टिव फंक्शन, तो हम कह देंगे नॉट सरजेक्टिव, नॉट सरजेक्टिव फंक्शन, उसको क्या कह देंगे, सरजेक्टिव नहीं है, ठीक है। और एक बात कि अगर कोई फंक्शन इफ एफ एक्स इज इंजेक्टिव एज वेल एज सरजेक्टिव, अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं, इस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी हो यानी 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए 4 मैप्स आपके सामने गिवन है। सेट ए से सेट बी पर एक मैप है एफ, है ना, सब जगह एक मैप है एफ। बताना है कैसा मैप है। जरा पहला वाला डिस्कस करते हैं। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 4, ठीक है। देखो सारे एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग है, यूनिक है ना, मतलब
जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल सकती हैं, और इसको हम कह सकते हैं 1 1 है। बताओ 1 1 फंक्शन, क्योंकि देखो 1 की 1 इमेज है, 2 की 3 है, 3 की 2, सबकी अलग अलग इमेजेस मिल रही हैं, तो इसको हम कह सकते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब इसी फंक्शन को बात करो, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो देखो ऑन टू फंक्शन, यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं सबकी एक प्री इमेज मिल रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है, ऑन टू भी। अगर दोनों है इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। ये बात समझ में आ रही है सबको कि ये कैसा है, बाइजेक्टिव है। यहां पर बात करते हैं, जरा देखिए, यहां पर देखिए 4 एलिमेंट सेट ए में थे, 5 एलिमेंट सेट बी में थे। ठीक है, देखो सेट ए में जब 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो 4 की इमेज ये चारों मिल गई, अलग अलग मिल रही है सबकी इमेजेस। तो अब ये तो कह सकते हैं कि 1 1 तो है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं। अब ऑन टू की बात की जाए जरा, ऑन टू क्या होता है कि यहाँ पर एक एलिमेंट देखो बच रहा है, तो ये ऑन टू नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉट ऑन टू, बट 1 1 तो है, 1 1 है ये फंक्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखो तीसरा इसी तरह डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की भी इमेज 1 है, तब 2 एलिमेंट्स की इमेज एक ही जगह है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं हो सकता। 1 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो नॉट 1 1। नॉट 1 1 का मतलब है मेनी 1 है। ये कैसा है, मेनी 1। क्या ये सर्जेक्टिव है? हाँ सर्जेक्टिव है, क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स हैं सेट बी में और सबके लिए कम से कम एक तो मिल ही रहा है ना। तो इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्जेक्टिव है, बट 1 1 नहीं। बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा यहाँ देखिए 1 की इमेज मिल रही है, 2 की इमेज मिल रही है, 3 की, लेकिन 4 की कोई इमेज ही नहीं मिल रही है, और फंक्शन ही नहीं है ये, है ना। फंक्शन की डेफिनेशन पे जाइए, एकदम बेसिक डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की, लेकिन 4 एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई इमेज ही नहीं मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब जब फंक्शन ही नहीं है तो मेनी 1 कहाँ से होगा, 1 1 कहाँ से होगा, ऑन टू कहाँ से होगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या 1 1 होता है, क्या मेनी 1 होता है, क्या ऑन टू होता है, सर्जेक्टिव इंजेक्टिव सब समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1 1 फंक्शन पढ़ लिया, ऑन टू फंक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, अब हम पहले तो पढ़ेंगे कि सेट ए से सेट बी पर कोई फंक्शन एफ है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्या है, एफ जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है, तो कितने 1 1 फंक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं? तो सबसे पहले नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं सेट ए से सेट बी पे। मान लीजिए सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, सेट बी में m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस मैंने बताया था m की पावर n होता है। जैसे मान लीजिए अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स होते और सेट बी में 3 एलिमेंट्स होते, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे? मान लीजिए f(a)(b) एक फंक्शन है जहाँ पर a सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, b सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? 3 की पावर 2, 9 फंक्शंस पॉसिबल है सेट ए से सेट बी पर। अब इसी तरह कितने 1 1 फंक्शंस पॉसिबल होंगे? तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि n क्यों ग्रेटर होगा m से, उसका पहले आंसर दे देते। तो फॉर 1 1 फंक्शन, यहाँ लिख लो, फॉर 1 1 फंक्शन n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। क्यों ग्रेटर होना चाहिए? देखो अगर ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं ज़्यादा हो जाए, मान लो सेट ए में एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, 1 2 और 3, और सेट बी में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हो जाए, सेट ए के एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए सेट बी से, अब क्या होगा? अब देखो 1 1 से रिलेट करा दो, ठीक है, 2 2 से रिलेट करा दो। अब क्योंकि इसको 1 1 होना है तो 3 2 से तो हो नहीं सकता, 3 2 से हो जाएगा तो 1 1 होगा ही नहीं, 3 1 से हो ही नहीं सकता, नहीं तो 1 1 की कंडीशन ही खराब हो जाएगी। 1 1 क्या कहता है कि हर एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिले, लेकिन 3 के लिए कोई इमेज पॉसिबल ही नहीं। तो अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए तो कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे जिनकी इमेजेस ही नहीं जा पाएंगी, तब तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए n क्या हो, या तो m के बराबर हो या तो क्या हो, बड़ा हो। ज़्यादा हो जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 3 और 4 4 एलिमेंट्स हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। देख लो ये 1 1 हो गया,
है ना। तो n शुड बी ग्रेटर देन m क्यों होना चाहिए ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि अगर n ग्रेटर देन हो जाएगा दिस विल इफेक्ट द कंडीशन ऑफ 1 फंक्शन, है ना। 1 फंक्शन की कंडीशन को इफेक्ट कर देगा ये, इसलिए n ग्रेटर देन m नहीं होना चाहिए। अब नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं 1 अगर n ग्रेटर देन m है, अगर n क्या है लेस देन m हो जाए तो नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं m p n। ये क्या है m p n, ये क्या नया चीज बता दिए। तो परमुटेशन है ये, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे। इसका मतलब होता है m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। m p n का मतलब यही होता है ना। जैसे कि और अगर n ग्रेटर देन m हो जाए तो 0। ये हो गया नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। नंबर ऑफ 1 फंक्शन हो जाएगा m p n इफ n लेस देन इक्वल टू m, और n ग्रेटर देन m है तो 0 हो जाएगा। जैसे कि अगर इसी केस में निकालना हो हमको, इस केस में निकालना हो कि सेट A के 2 एलिमेंट्स हैं, सेट B के 3 एलिमेंट्स हैं, या फिर एक एग्जांपल हमने लिया है सेट A में 3 एलिमेंट्स हो, सेट B में 3 एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे यहीं पर निकाल देते हैं आपको। नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे, तो देखो 3p3 होगा, बताओ 3p3 सेम m_p_n से 3p3 होगा। 3p3 का मतलब है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है जिसको नहीं आता, जैसे मान लीजिए n फैक्टोरियल लिखा है तो n इंटू n माइनस 1, ऐसे कहाँ तक 1 तक करना है ना। तो जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, याद रख लीजिएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, ये होता है। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने आ गए 6 पॉसिबल 1 फंक्शंस होंगे इसमें। इसी तरह आप लोग इसको निकाल के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने होंगे जब सेट A में 2 एलिमेंट्स हों और सेट B में 3 एलिमेंट्स हों, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कितने होंगे ये आप बताइएगा। इसी तरह से सर्जेक्टिव मैप में m क्यों ग्रेटर होगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसके अगले लेक्चर में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।